इस साल का G7 सम्मेलन जो 15 से 17 जून के बीच आयोजित होने वाला है, उसकी मेजबानी कनाडा कर रहा है। इस बार एक बड़ी चर्चा ये है कि भारत को अभी तक इस सम्मेलन में शामिल होने का न्योता नहीं मिला है। पहले ऐसा लगभग हर बार होता आया है कि भारत के प्रधानमंत्री को विशेष मेहमान के तौर पर बुलाया जाता रहा है। 2019 के बाद से लगातार भारत की मौजूदगी G7 में बनी रही है। यहाँ तक कि कई विश्लेषकों ने सुझाव तक दे डाला था कि भारत को स्थायी सदस्य बनाकर इसे G8 में बदल देना चाहिए। लेकिन इस बार का मामला कुछ अलग ही दिशा में जा रहा है। ऐसा पहली बार होगा कि भारत इस अहम सम्मेलन का हिस्सा नहीं बनेगा अगर कनाडा आखिरी समय तक अपने फैसले में कोई बदलाव नहीं करता। कनाडा ने अब तक ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों के नेताओं को निमंत्रण भेज दिया है, लेकिन भारत का नाम इस सूची से गायब है। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में कनाडा के अंदर का सामाजिक और राजनीतिक दबाव भी सामने आ रहा है। कुछ खास संगठनों और चुनिंदा सांसदों की ओर से कनाडाई सरकार पर यह दबाव डाला जा रहा है कि भारत के मौजूदा नेतृत्व को इस मंच से दूर रखा जाए। इसकी एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि अतीत में कुछ घटनाओं को लेकर कनाडा की कुछ समुदायों में नाराजगी बनी हुई है। खास तौर पर एक विशेष समुदाय की भावनाएं कुछ घटनाओं को लेकर आहत हुई थीं और यही समूह अब सरकार पर दबाव बना रहा है। यह भी याद रखना जरूरी है कि जब कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सत्ता में थे, तब भारत और कनाडा के रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए थे। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों की संख्या में कटौती कर दी थी और कुछ को अपने देश से वापस भेज दिया गया था। इन घटनाओं का असर अब तक दोनों देशों के संबंधों पर देखा जा सकता है, क्योंकि दूतावास और वाणिज्य दूतावासों में स्टाफ की संख्या अब भी सीमित है। G7 सम्मेलन शुरू होने में अभी 2 हफ्ते का वक्त है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अंतिम समय में निर्णयों में बदलाव की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए पूरी तस्वीर आने वाले दिनों में ही साफ होगी। मगर अगर भारत को इस बार सच में आमंत्रित नहीं किया जाता, तो यह बीते 6 वर्षों में पहली बार होगा जब भारत जैसे उभरते हुए देश की अनुपस्थिति इस वैश्विक चर्चा में दर्ज की जाएगी। पिछले कुछ दिनों में देश के भीतर और बाहर कई घटनाएं ऐसी घटी हैं जो एक साथ कई सियासी और रणनीतिक हलचलों की ओर इशारा करती हैं। सबसे पहले बात होती है उत्तर पूर्वी राज्य असम की, जहां के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने उस वक्त सख्त रुख अपनाया जब देश में पहलगाम की घटना के बाद कुछ लोग ऑनलाइन मंचों पर आपत्तिजनक बातें फैलाने लगे। देश की भावनाएं उस घटना से गहराई से जुड़ी हुई थीं। लोग दुखी थे, नाराज थे, लेकिन उसी समय कुछ समूह ऐसे भी सामने आए जो उल्टा पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखा रहे थे, सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब बयान दे रहे थे। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने भारत की सेनाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। इन सबको गंभीरता से लेते हुए असम सरकार ने तुरंत हरकत में आकर पुलिस को निर्देश दिए कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए जो देश के खिलाफ जहर फैला रहा हो। इसके बाद जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। अब तक असम पुलिस ने 81 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सब पर गंभीर आरोप लगे हैं, जैसे कि देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देना, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करना और सेना के खिलाफ झूठी बातें फैलाना। इनमें से कुछ पर देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, तो कुछ के खिलाफ दंगा भड़काने और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की धाराएं लगाई गई हैं। हालांकि कुछ सामाजिक संगठनों और सिविल सोसाइटीज ने इन गिरफ्तारियों पर सवाल उठाए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इस बार 2 टूक कह चुके हैं कि जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक नियत नहीं बदलेगी। वहीं दूसरी तरफ एयर इंडिया से जुड़ा बड़ा फैसला चर्चा में है। अब तक एयर इंडिया के जो वाइड बॉडी विमान हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए टर्की की एक तकनीकी कंपनी पर भरोसा किया जाता रहा था। कुल बेड़े में 191 विमान हैं, जिनमें से 64 वाइड बॉडी कैटेगरी में आते हैं। इनमें से एक अच्छा खासा हिस्सा टर्की जाता था सर्विसिंग के लिए, जिससे वहां की कंपनी करोड़ों की कमाई कर रही थी। लेकिन अब परिदृश्य बदल रहा है। टर्की द्वारा भारत के विरोधियों का समर्थन करने की घटनाएं सामने आने के बाद एयर इंडिया ने एक मजबूत संदेश देते हुए यह कहा है कि अब अपने विमानों को वहां भेजना बंद किया जाएगा। सीईओ मिस्टर विल्सन ने साफ किया है कि वो भारतवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और किसी भी हाल में राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेंगे। हालांकि यह बदलाव अचानक नहीं होगा। धीरे धीरे टर्की पर निर्भरता कम की जाएगी और विकल्प के तौर पर मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका को देखा जा रहा है। अब रुख करते हैं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य की ओर, जहां पश्चिमी एशिया में फिर से तनाव की आहट सुनाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही परमाणु डील की बातचीत अब लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही दोनों देश किसी समझौते पर दस्तखत कर सकते हैं। लेकिन इस बीच इजराइल को लेकर नई रिपोर्ट्स सामने आई हैं। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसियों को यह इनपुट मिला है कि इजरायली सेना और वायु सेना ने ईरान की परमाणु इकाइयों पर
सैन्य कार्रवाई की योजना पर काम शुरू कर दिया है। अमेरिका ने साफ किया है कि ऐसे किसी भी कदम से पहले संयम बरतना चाहिए, क्योंकि बातचीत की मेज अभी पूरी तरह सजी नहीं है। लेकिन इजराइल अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर पहले भी स्वतंत्र फैसले लेता रहा है और इस बार भी उसके रुख में वही आक्रामकता नजर आ रही है। भले ही अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौता अगले कुछ दिनों में दस्तखत की ओर बढ़ जाए, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का रुख पूरी तरह से अलग दिशा में जाता दिख रहा है। इजरायली नेतृत्व, खासकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, किसी भी तरह की नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान की परमाणु साइट्स को निशाना बनाया जाएगा, और वो भी इतनी तेजी से कि किसी को बीच में कुछ करने का वक्त न मिले। बताया जा रहा है कि जैसे ही नेतन्याहू ऑर्डर जारी करें, उसके महज 7 घंटे के भीतर इजराइल डिफेंस फोर्स ईरान के ठिकानों पर कार्रवाई करने की स्थिति में होगी। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इस हमले की योजना में सीमित स्ट्राइक से लेकर बहुदिवसीय बड़े सैन्य अभियानों तक सब कुछ शामिल है, और ये कार्रवाई ईरान के घनी आबादी वाले इलाकों में भी हो सकती है। साफ है कि इजराइल किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे अपने पुराने सहयोगी अमेरिका की सलाह को भी दरकिनार क्यों न करना पड़े। सूत्रों का यह भी कहना है कि पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत का माहौल भी कुछ खास सौहार्दपूर्ण नहीं रहा। दोनों नेताओं के बीच तनातनी के स्वर उभरे, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू अपने फैसले पर अडिग नजर आए। अब रुख करते हैं बांग्लादेश की ओर, जहां का सियासी और सामाजिक परिदृश्य इन दिनों एक नए ही मोड़ पर पहुंच चुका है। वहां की अस्थायी सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे देश को चर्चा में ला दिया है। देश के नए करेंसी नोट्स से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई है। वही शख्स जिनकी अगुवाई में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होकर आजादी हासिल की थी। अब इन नए नोट्स में प्राकृतिक दृश्य, ऐतिहासिक इमारतें, पारंपरिक धरोहरें और यहाँ तक कि कुछ बौद्ध और हिंदू मंदिरों की झलक भी शामिल की गई है। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये नए नोट्स धीरे धीरे बाजार में लाए जाएंगे और आने वाले कुछ वर्षों में पुराने नोट पूरी तरह से चलन से बाहर कर दिए जाएंगे। हालांकि फिलहाल पुराने नोट और सिक्के भी वैध माने जाएंगे। जो चीज इस फैसले को और ज्यादा विवादास्पद बनाती है वो यह है कि जिन जमात ए इस्लामी नेताओं ने बांग्लादेश की आजादी के खिलाफ काम किया था और पाकिस्तान की फौज का साथ दिया था, उन्हें अब फिर से राजनीति में एंट्री देने की इजाजत मिल गई है। यहाँ तक कि कुछ को जेल से निकालकर चुनाव लड़ने की मंजूरी भी दे दी गई है। और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जिनके नेतृत्व में यह नई कार्यशैली सामने आई है। बदलते बांग्लादेश की यह तस्वीर उस देश की है जो कभी अपनी आजादी की लड़ाई पर गर्व करता था, लेकिन अब उसी इतिहास से खुद को अलग करता जा रहा है।